प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए प्रकरण सर्वनाम में पुरुषवाचक सर्वनाम हमने कल पढ़ लिया था। पुरुषवाचक के अंतर्गत हमने तीन बताया था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और हमने उत्तम पुरुष की चर्चा कल कर दी थी कल के वीडियो में। उसमें हमने यह बताया था कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हम जो है स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे मैं, हम, हमारा, यह सब क्या किसके अंतर्गत आते हैं? उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। आज हम पढ़ेंगे मध्यम पुरुष, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन को यह समझ लीजिए कि सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है वह मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है। यह तो हो गई साधारण भाषा में। इसका उदाहरण समझ लीजिए कि तुम्हारे कक्षा में कितने छात्र हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं और मैं बोल रहा हूँ। तो सुनने वाले के लिए, जैसे आप सुन रहे हैं तो आपके लिए तुम्हारे सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वैसे ही तुमने खाना खा लिया या तुम खाना खा लिए, तो आप क्या कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं और आपके लिए किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग हुआ है? तुम या फिर तुमने। तो यह हो गई साधारण रूप से। अब इसको डेफिनेशन देखें कि जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला, श्रोता अर्थात सुनने वाला के लिए प्रयोग किया जाता है वह मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने उदाहरण बताया, तू, तुम, आप, तेरी, तुम्हारे आदि शब्द जब आते हैं तो वह मध्यम पुरुष हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अन्य पुरुष, थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन को हम लोग ऐसे साधारण समझ सकते हैं कि जो न बोलता हो न ही सुनता हो, अर्थात कि जब बात हो रही हो तो वह वहाँ उपस्थित नहीं हो, ठीक है। तो साधारण भाषा में हम यह कह सकते हैं कि जो न बोलता हो न सुनता हो परंतु जिसके विषय में बात की जाती हो वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, वह खजूर का पेड़ है। तो क्या खजूर का पेड़ बोल रहा है? या फिर ऐसा है कि खजूर का पेड़ सुन रहा है? नहीं सुन रहा है ना। तो उनका हाथ टूट गया, तो क्या वह यहाँ पे हैं? कहीं दूर खड़े होंगे, कहीं हाथ टूट गया होगा, हॉस्पिटल में गए होंगे। तो ना वो सुन रहे हैं ना वो बोल रहे हैं, ठीक है भाई। कहीं जैसे एक और उदाहरण देखिए कि वह अपने घर से आ रही होगी। तो क्या वह सुन रही है? क्या वह बोल रही है? नहीं। लेकिन हमने कल्पना की, उसके बारे में बात की कि वह आ रही होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अन्य पुरुष क्या है। अब इसकी डिफिनेशन देखिए। बोलने वाला वक्ता अर्थात सुनने वाला जो है श्रोता, बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, सुनने वाले को श्रोता कहते हैं। जब किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में कहते, सुनते, लिखते, पढ़ते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, वे, उनको, उसका, उसकी, उनकी आदि। जब भी यह शब्द आते हैं तो यह पता चल जाता है कि वह अन्य पुरुष के अंतर्गत है। हमने उदाहरण बताया कि वह खजूर का पेड़ है। तो खजूर का पेड़ ना सुन रहा है ना बोल रहा है, लेकिन खजूर के लिए वह सर्वनाम शब्द आया है, अर्थात हम तुरंत कहेंगे कि वह अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। और इससे संबंधित, पुरुषवाचक से संबंधित मैं आपको गृह कार्य दे रहा हूँ। आप लोग घरों पर रह करके उसको प्रैक्टिस करिएगा। सावधान रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन। प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयन का गया बिहार से आज पुनः कक्षा चौथी के लिए प्रकरण सर्वनाम में उप प्रकरण जो है निश्चयवाचक सर्वनाम आप लोगों के समक्ष लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। कल हम लोग इसी क्रम में पढ़ रहे थे पुरुषवाचक के अंतर्गत उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, और आज हम लोग इस क्रम में देखेंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसको यह समझ लीजिए बोलचाल की साधारण भाषा में कि निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होता है जो कि पास या दूर के वस्तु की ओर संकेत करते हैं। जैसे यह, वह, इनमें, उनमें। तो जैसे यह बोला गया तो यह मतलब कि कोई चीज़ पास में है। यह कलम अर्थात पास में मेरे कलम है। वह कलम अर्थात कलम दूर है, ठीक है। तो यह साधारण बोलचाल की भाषा में हो गई निश्चयवाचक सर्वनाम। इसका डेफिनेशन देखिए, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट, पास या दूर के व्यक्ति या वस्तु के निश्चित होने का बोध कराती है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाती है। इनको हम लोग, इसमें एक फैक्ट है कि संकेतवाचक सर्वनाम भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? संकेतवाचक भी कहते हैं। और ये उदाहरण क्या क्या हो गए, कौन कौन से सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है? तो ये, वे, इस, इसने, उसने आदि शब्द जहाँ भी आए तो वह क्या हो जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। जैसे उदाहरण मैंने बताया, यह खिलौना मोहन का है।
तो कोई खिलौना है जो पास में ही है और बताया जा रहा है कि यह खिलौना मोहन का है, और दूर कहीं मकान है तो बोला जा रहा है कि वह मकान मेरा है, संकेत किया जा रहा है मकान की तरफ, ठीक है। किसके द्वारा? वह सर्वनाम शब्द के द्वारा। खिलौना की तरफ संकेत किया जा रहा है किसके माध्यम से? यह सर्वनाम शब्द के माध्यम से खिलौना की तरफ संकेत किया जा रहा है, और खिलौना पास है इसलिए यह सर्वनाम लगा है। वैसे ही मकान जो है थोड़ी दूरी पे है, कुछ दूर है, तो वह सर्वनाम शब्द मकान के लिए प्रयुक्त हुआ है, अर्थात कि यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। धन्यवाद। प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मोहम्मद शमसुल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए सर्वनाम प्रकरण के अंतर्गत आप लोगों के समक्ष अनिश्चयवाचक सर्वनाम लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले अभी हमने आपको बताया निश्चयवाचक सर्वनाम, उसमें हमने आपको यह बताया कि वे सर्वनाम शब्द जो कि पास या दूर के वस्तु की ओर संकेत करते हैं वह क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडिफिनिट प्रोनाउन। तो इसके अंतर्गत यह होता है, बोलचाल के साधारण भाषा में हम समझ सकते हैं कि ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बोध ना हो, अर्थात कि कन्फ्यूजन हो कि कौन है, क्या है, कैसा है, यह ठीक रूप से पता ना चलता हो, तो वहाँ पर क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे डेफिनेशन अब देखिए इसका, जिस सर्वनाम शब्द से किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में निश्चित रूप से कुछ पता न होता हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब हमने उदाहरण के लिए कहा कि कोई आ रहा है, तो कौन आ रहा है? राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, मोहन आ रहा है, सीता आ रही है। यह स्पष्ट हो नहीं रहा है, यानी कोई किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि किस व्यक्ति के बारे में, ठीक है। वैसे ही बोला गया कि किसी ने उसको मारा, किसी ने मोहन को मारा, तो किसने मोहन को मारा? हाथी ने, घोड़ा ने, जानवर ने, इंसान ने, मनुष्य, किसने मारा? कोई चीज़ क्लियर हो रहा है? तो जब भी किसी भी व्यक्ति या वस्तु का निश्चित रूप से बोध ना होता हो तो वहाँ पर क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम आ जाता है। और उसके लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? तो देखिए, कोई, कुछ, किसी, किन्हीं आदि शब्द जब भी आए तो वह किसके अंतर्गत आ जाते हैं? अनिश्चयवाचक के अंतर्गत। उदाहरण देखिए इसका, दिल्ली से कोई आ रहा है, तो दिल्ली से कौन आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है अरविंद केजरीवाल आ रहे हैं, कि सिसोदिया जी आ रहे हैं, कि माननीय मोदी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है दिल्ली से? यह स्पष्ट तो हो नहीं रहा है। वैसे ही दूध में कुछ पड़ा है, तो क्या पड़ा है दूध में? कीड़ा पड़ा है, चीनी पड़ा है, गुड़ पड़ा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है कि क्या पड़ा है गुड़ में। तो यहाँ पर व्यक्ति के बारे में स्पष्ट नहीं हो रहा है, और यहाँ पर वस्तु के बारे में निश्चित रूप से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि दूध में क्या पड़ा है और कौन सा व्यक्ति आया है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। मैं इससे संबंधित आपको रचनात्मक गृह कार्य दे रहा हूँ, घरों में रह करके उसको करेंगे आप लोग। धन्यवाद, नमस्कार, शुभ दिन।